डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द न्यूक्लियाई। इस लेक्चर में हम न्यूक्लियर फ्यूजन जो है कवर कर रहे हैं। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द न्यूक्लियाई चैप्टर। अब देखिए, ये जो फ्यूजन है, ओके, इसका जो मीनिंग होता है मतलब जो है फ्यूज होना मतलब जुड़ना। ओके, दो लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होके मतलब जुड़कर एक न्यू न्यूक्लियस जो है बनाते हैं और इस तरह से वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं। जो लाइटर न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं वो जुड़कर एक लार्जर न्यूक्लियस बनाते हैं जो कि इन लाइटर न्यूक्लियस के कंपैरिजन में और ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, मतलब उसकी अनस्टेबिलिटी कम रहती है। तो देखिए, अब जो ये फ्यूजन है, ओके, तो हेडिंग जो एनसीईआरटी ने दिया उसको देखिए क्या लिखा है, न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जनरेशन इन स्टार। तो ये जो न्यूक्लियर फिजन जो प्रोसेस है ये स्टार्स में होता है। ओके, ये कहाँ होता है? स्टार्स में होता है। तो एकदम स्टार्ट में ये जो प्रोसेस के लिए एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन से भी एनर्जी रिलीज होती है। क्यों एनर्जी रिलीज हो रही? क्योंकि दो अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ओके, अनस्टेबल मतलब उनका एनर्जी लेवल ज्यादा है, तो वो फ्यूज होकर एक उनके कंपैरिजन में ओके लेस अनस्टेबल या उनके कंपैरिजन में जो है स्टेबल न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो अब स्टेबल न्यूक्लियाई बना रहे हैं तो इसका मतलब उनका एनर्जी लेवल कम होगा, तो जो एक्सेस एनर्जी है वो रिलीज हो जाती है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होती है। अब यहाँ पे देखे आप कि जो एग्जाम्पल्स कुछ दिए हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन आप बोले हैं, तो एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। तो उन एग्जाम्पल में जो सिंपल जो है जो रेगुलरली यूज होता है वही बताया उसने कि दो जो है ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, ठीक है, दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। तो सिंपली ये प्रोटॉन है H11, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन है। ये क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। तो दो प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूटेरॉन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक ड्यूटेरॉन। साथ में क्या हो रहा है कि एक पॉजिट्रॉन, ये E प्लस मतलब पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या हो जा रहा है? रिलीज हो रहा है। साथ में क्या हो रहा है? न्यूट्रिनो। देखो, ये पॉजिट्रॉन एंटी पार्टिकल है। मैंने बताया था जब न्यूट्रॉन से प्रोटॉन का कन्वर्जन हो या प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का कन्वर्जन हो तो हम वहां पर न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो कौन रिलीज होगा? तो हम समझे कि भाई एक अगर पार्टिकल है तो दूसरा एंटी पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे ये जो पॉजिट्रॉन है इट इज एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल रहेगा दिस इज वी आर हैविंग न्यूट्रिनो। ओके, तो खैर ये तो आपको पता ही है। सो ये पॉजिट्रॉन और ये न्यूट्रिनो और साथ में देखिए 0.42 MeV इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। ओके, इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। अच्छा, थोड़ा सा आप और देखें नेक्स्ट इक्वेशन। अब ये जो H12 ड्यूटेरॉन जो है, अगर ऐसे ड्यूटेरॉन, ओके, ये दो ड्यूटेरॉन मिलकर एक लाइटर हीलियम न्यूक्लियस बनाएंगे। ओके, हीलियम 23, ओके, हीलियम 23, और साथ में क्या होगा? एक न्यूट्रॉन आएगा। मतलब एक्चुअली यहाँ पे एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है यहाँ पे 2 + 2 4 होना था, तो यहाँ पे इसमें 3 ही हो रहे हैं इसके न्यूक्लियस में। तो इसका मतलब यहाँ पे एक और न्यूट्रॉन, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो है न्यूट्रॉन आ गया है, ठीक है। अब इसके साथ में 3.27 MeV ये जो है एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इसी तरह से एक और पॉसिबिलिटी होती है, ये दो ड्यूटेरॉन मिलके एक हीलियम न्यूक्लियस, ओके, और साथ में एक न्यूट्रॉन, और जो है इस तरह से एनर्जी रिलीज हो रही है। एक और पॉसिबिलिटी बनती है इसी की, दो ड्यूटेरॉन मिलकर एक हेवी हाइड्रोजन, मतलब ये जो है ट्रिटियम, ओके, ट्रिटियम बना रहे, साथ में एक हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन जो होता है, तो मिल ये जो है बनते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। तो दो ड्यूटेरॉन के मिलने से ये दो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ओके, अब देखिए, ये अगर आपको क्लियर है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा उसने, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कुछ एग्जाम्पल दे रखा है कि ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन से ये क्या हो रहा है? फ्यूज हो रहे दो प्रोटॉन या दो हाइड्रोजन, जो लाइट हाइड्रोजन होते हैं H11, तो इनके फ्यूज होने से इस तरह जो है ड्यूटेरॉन आ जाता है या ड्यूटेरॉन बन जाता है। इसी तरह दो ड्यूटेरॉन इनके मिलने से या इनके फ्यूज होने से ये एक पॉसिबिलिटी है हीलियम की, और दूसरी पॉसिबिलिटी है हेवी हाइड्रोजन की, ट्रिटियम की, ठीक है।
तो ये कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने बताए हैं। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से देखिए, ये तो सिंपली फ्यूजन क्या होता है और उसकी कुछ एग्जाम्पल एकदम स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में उसने बताए हैं, एनसीईआरटी ने डिस्कस किया है। अब देखिए आगे चलते हैं। फ्यूज होना, अब थोड़ा सा आप गौर करें कि दो न्यूक्लियाई फ्यूज होना, दोनों न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज, जो लाइटर न्यूक्लियाई वो फ्यूज होना, तो दोनों करीब आ रहे हैं, दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज, सो दे आर हैविंग स्ट्रॉन्ग जो है जो फोर्स रहेगी कूलम फोर्स, जैसे जैसे करीब आएंगे वो बढ़ती जाएगी। सो दे हैव टू क्रॉस दैट कूलम बैरियर फोर्स। ओके, दोनों अगर सेम टाइप है, पॉजिटिव टाइप की चार्जेस है दोनों में, तो वो तो रिपेल करेंगे ना। सो ये कूलम फोर्स एक्ट हो रही है, तो ये कूलम फोर्स का बैरियर खत्म करना पड़ेगा। तो दोनों न्यूक्लियस की एनर्जी इतनी ज्यादा होना, काइनेटिक एनर्जी, ऐसे जो करीब आ रहे तो वो उस बैरियर को खत्म कर देना। ओके, तो अब इस बैरियर को खत्म करने के लिए उनको जो एनर्जी चाहिए, मतलब कितनी एनर्जी उनकी होनी चाहिए कि वो कूलम फोर्स को वो खत्म कर सके, मतलब उसका इफेक्ट उनके ऊपर ना रहे। अब देखिए यहाँ पे वो पॉइंट लिखा हुआ है, टू ओवरकम कूलम बैरियर बिटवीन द टू प्रोटॉन्स। हम यहाँ पे इन टू प्रोटॉन्स की एग्जांपल ले रहे हैं, इन दोनों की। तो यहाँ टू हाइड्रोजन न्यूक्लाई, एनर्जी रिक्वायर्ड इज 400 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, चलिए ये वाला, कितनी एनर्जी चाहिए, 400 केईवी, इतनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा आप जाइए कि भाई ये एनर्जी उनको कहां से मिलती है, तो थर्मल एनर्जी ही उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ये जो थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला है 3/2 kV इंटू टी। सो ये एनर्जी कितनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 400 kV चाहिए। ओके, ये याद रखिए, ये फिगर जो है, ये वैल्यू जो है ना एनसीईआरटी में दे रखा है कि इनकी अप्रोक्सीमेट जो एनर्जी है वो होती है 4 keV। तो इसको यूज करते हुए हम यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है, किस टेम्परेचर पे ये पॉसिबल है। ओके, मतलब ये जो एनर्जी मिल रही, थर्मल एनर्जी मिल रही, तो टेम्परेचर के बढ़ने से थर्मल एनर्जी बढ़ती है, तो किस टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी आएगी। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो टेम्परेचर आपको मिलेगा 3 इंटू 10⁹ केल्विन। बहुत ज्यादा टेम्परेचर देखिए, 3 इंटू 10⁹ केल्विन, इतना मतलब हाई टेम्परेचर। इस हाई टेम्परेचर पर ही ये जो है फ्यूज हो सकते हैं। तो ये एवरेज एनर्जी उसको इतनी चाहिए, अप्रोक्सीमेट जो बोला है वो एक्चुअली एवरेज बता रहे हैं। तो इतनी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 3 इंटू 10⁹ केल्विन। अब देखिए स्टार्ट में लिखा ये प्रोसेस कहाँ होता है, तो स्टार्स में होता है। दिस प्रोसेस इज हैपनिंग इन स्टार, स्टार्ट में यहाँ पे हमने लिखा है। ओके, और साथ में ये भी बताया है कि व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए लार्जर न्यूक्लियस, एनर्जी इज रिलीज्ड। दो लाइटर न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो लेकिन उनको फ्यूज होने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर है 3 इंटू 10⁹ ये एकदम मतलब रियलिस्टिक वे में बात चल रही है। इसीलिए बोला कि ये यहाँ से जो आप देखेंगे काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो पॉइंट्स भी लिखे हैं ना मैंने, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और पूरा एनसीईआरटी कवर करके, एनसीईआरटी में ये सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ओके, तो अब देखिए ये जो टेम्परेचर बता रहे हैं, क्या इतना टेम्परेचर सन के इंटीरियर में होता है, नहीं। देखो यहाँ पे ये जो है, जो मेंशन किया एनसीईआरटी में, इंटीरियर ऑफ द सन इज हैविंग द टेम्परेचर in the range of 1.5 into 10⁷ केल्विन। कितना है, चलो इसको भी मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला बता रहे हैं, देख लीजिए आप कितना है, 1.5 into 10⁷ केल्विन। लेकिन कितना एस्टिमेटेड चाहिए, इतना चाहिए था, तो क्लियरली यहाँ मेंशन किया है, एनसीईआरटी की लाइन मैंने यहाँ लिखी है, इंटीरियर ऑफ द सन हैज ए टेम्परेचर ऑफ 1.5 into 10⁷ केल्विन which is considerably less than the estimated temperature, considerably less than the estimated, this is the estimated temperature required for fusion of the particle, okay, of average energy। okay, उनकी जो एवरेज एनर्जी से जो टेम्परेचर आ रहा है उससे काफी कम है। ओके, उससे काफी कम है। तो ये जो पॉइंट हम यहाँ पहुंचे कि जब सन के इंटीरियर में रिक्वायर्ड टेम्परेचर से भी कम है,
ओके, फ्यूजन के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए उससे भी कम है, तो फिर फ्यूजन कैसे हो रहा है, फिर फ्यूजन कैसे हो रहा है। चले पहले आप पॉज करके इसको कॉपी कर लें। चलिए पॉज कर लिया, ठीक है, कॉपी कर लिया आपने पॉज करके। चले हम आगे बढ़ते हैं, इसको अब रब कर देते हैं। चलिए सो अब देखिए ये जो स्टार्ट होता है, ओके, चलिए ये जो स्टार्ट होता है सन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन, अब हम वो जो है देखेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, ओके, चलिए इसको भी रब कर देते हैं। तो कुछ पॉइंट हम लिख देंगे, चलिए कुछ पॉइंट मैं यहाँ नोट करता हूँ, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए आप जो है, चलिए कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके चलिए, सो अब हम जो है कंटिन्यू करेंगे कि भाई ये जो फ्यूजन होता कैसे है, ठीक है। अब देखिए फ्यूजन जो स्टार्ट होता है, हमने ये जो बताया था कि भाई जो 400 keV इट इज एवरेज एनर्जी, तो इनके लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 3 इंटू 10⁹। अब गौर से सुन ले इस बात को, उसके बाद हमको एक्चुअली रिएक्शंस देखने हैं। तो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि भाई आखिर स्टार्ट कैसे होता है। तो कुछ जैसे जो प्रोटॉन्स, ओके, या जो न्यूक्लियाई जो फ्यूज हो रहे हैं, ओके, उनकी एनर्जी जो है उससे भी ज्यादा हो सकती है, ओके, उससे ज्यादा हो सकती है। तो अगर एनर्जी जो है अगर ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, मतलब कुछ के पास एनर्जी ज्यादा होगी वो उसको स्टार्ट कर देंगे, ओके, उनके पास खुद के पास एनर्जी अगर ज्यादा रहेगी तो वो क्या करेंगे, उस प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे। और जैसे वो स्टार्ट होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा और उसके बाद फिर से जो है वो जो है प्रोसेस कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो खैर अब ये जो है डिस्कशन को एनसीईआरटी ने जो है क्लियरली नहीं डिस्कस किया, उसको मतलब रोका है, क्योंकि ये जो एक छोटा एक टॉपिक दिया है। तो सिंपली उसने जो है ये जो फ्यूजन होता है ये स्टार्स में होता है ये बताया, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए, और मेन जो है सन पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ओके, फ्यूजन जो होता है उसके स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से जो है हाइड्रोजन, ओके, हीलियम में कन्वर्ट होती है, हाइड्रोजन बर्न होकर हीलियम में कन्वर्ट होती है, और इसी तरह से फिर हीलियम के साथ में फिर से कुछ हाइड्रोजन साथ में आ जाती है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ओके, ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअसली चलता रहता है। तो ये जो प्रोसेस के जो स्टेप्स है उसको एनसीईआरटी ने बताया, तो हम चलिए उसको जो है समझते हैं। तो पहला स्टेप जो है, जैसे हमने अभी ऑलरेडी पढ़ा कि भाई हाइड्रोजन, अगर हमने ये पहली स्टेप लिख दी, अगर दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, या आप सिंपली प्रोटॉन भी बोल सकते हैं, हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई जो सबसे लाइट वाला जो न्यूक्लियाई होगा तो उसमें एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, तो उस हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को हम सिंपली क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, उसका नाम ही प्रोटॉन दिया हुआ है, ठीक है। चले तो ये दोनों प्रोटॉन मिलके क्या बने, हमने देखा कि ये बने हैं, ओके, He12, क्या बन गया, सॉरी ये क्या बन गया, H12 ड्यूटेरॉन बना था। ये स्टेप्स हम देख चुके हैं, ये पहली वाली स्टेप। तो इससे ड्यूटेरॉन बना, साथ में क्या हुआ, एक पॉजिट्रॉन, एक जो है पॉजिट्रॉन रिलीज हुआ, साथ में क्या हुआ था, न्यूट्रिनो, और कुछ एनर्जी रिलीज हुई थी, और क्या हुई थी, कुछ एनर्जी जो है रिलीज हुई थी। ये स्टेप्स जो है बताए हुए हैं, ओके, 4 कितना था वो, 0.42, अभी हमने लिखा था ना, लिस्ट किया था यहाँ पे, तो 0.42 MeV इतनी एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि ये जो है पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है, ओके, पॉजिट्रॉन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब एक यहाँ पे प्रोटॉन जो है, ओके, जो प्रोटॉन है, ओके, यहाँ पे कैसे देखिए दोनों आ रहे हैं, यहाँ पे एक ही आ रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे ये जो चार्ज है इसको आप क्या करेंगे, ओके, ये इसका चार्ज जो है 1 होता है, ठीक है ना, लेकिन ये मास में नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोटॉन न्यूट्रॉन में या जो भी कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और एक पॉजिट्रॉन बना देता है, ठीक है, उससे पॉजिट्रॉन रिलीज होता है। तो अब ये कन्वर्जन हमने अच्छे से देखा था बीटा प्लस और बीटा माइनस डी के में। अब यहाँ पे एक टर्म आता है, देखो कभी कुछ एग्जाम में जो है ना एमसीक्यू बना के भी दिया, या ये इंपॉर्टेंट भी है, याद रखे,
इसको बोला जाता है पेयर ओके एनिहिलेशन, ओके पेयर एनिहिलेशन, ओके पेयर एनिहिलेशन। अब जो पेयर एनिहिलेशन में क्या होता है कि ये जो पार्टिकल एंटी पार्टिकल मिक्स होते हैं, जैसे ये पॉजिट्रॉन, अगर ये पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ फ्यूज हो गया, ओके, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती है और एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो देखो ये जो स्टेप दे रखा है, ओके, इसमें दो जो है फोटोन रिलीज हो जाते हैं, ये जो है दो फोटोन, ओके, फोटोन के साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है और वो एनर्जी होती है 1.02 MeV, ओके 1.02 MeV। तो पेयर एनिहिलेशन में क्या होगा, तो ये थोड़ा सा याद रख ले कि अगर पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमेशा याद रखिए पार्टिकल, ये पार्टिकल है, ये एंटी पार्टिकल है, ये दोनों अगर ओके फ्यूज होंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे सिर्फ एनर्जी रिलीज हो जाती है। तो इसमें दो फोटोन रिलीज होते हैं और साथ में ये 1.02 MeV इतनी एनर्जी रिलीज होती है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं ये वाले रिएक्शन के हिसाब से। तो नेक्स्ट जो रिएक्शन है, अब ये जो इससे क्या बन गया, एक ड्यूटेरॉन बना। अगर इस ड्यूटेरॉन को, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर देंगे। चलिए, तो अगर मैंने यहाँ पे ये H12 ड्यूटेरॉन, इसमें फिर एक जो है ना हाइड्रोजन न्यूक्लियस या प्रोटॉन, ओके, अब इसका रिएक्शन देखिए किस तरह से हो रहा है। इससे अब जो है हमको ये जो हीलियम है, ओके 2-3 लाइटर जो हीलियम न्यूक्लियस है, ओके वो बन जाएगा, और साथ में जो है एक फोटोन, ओके ये गामा है फोटोन, और साथ में जो है ना कुछ एनर्जी रिलीज हो जाती है, दैट इज इक्वल टू 5.49, ओके दैट इज इक्वल टू 5.49, करेक्ट है, देखिए 5.49 MeV। सो थोड़ा सा हम चेक करेंगे पूरा कवर हो रहा है क्या, हाँ यस हो जा रहा है, चलिए। सो ये इससे जो ड्यूटेरॉन आया था, इस ड्यूटेरॉन के साथ फिर से एक हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज होता है, वो फ्यूज होके आपको हीलियम, ओके लाइटर हीलियम जो है वो आ जाती है। अब ये जो इस तरह से जो हीलियम बन रही है, ऐसे दो हीलियम के जो न्यूक्लियस है वो फ्यूज होते हैं He23, फिर से He23, ये इस तरह के दो न्यूक्लियाई जब फ्यूज होते हैं तो इससे हेवी जो रेगुलर जो हीलियम होता है, हीलियम-24 ये बन जाता है, ओके इससे क्या बन जाएगा, फ्यूज होने से हीलियम-24 बनने के बाद एक हाइड्रोजन इसके साथ में बनेगा H11, क्या बन जाएगा H11, या प्रोटॉन बोले या हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, सॉरी ऐसे दो बन जाएंगे, क्या हो रहा है यहाँ पे 2-2, यहाँ पे दो बच रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये क्या करें, इसको ये 2 बनेंगे, सॉरी इक्वेशन देखें आप, 2 और 2 4, 2 3 4 बराबर हो गए, चलो ठीक है, ओके तो कितने बनेंगे 2, और इसके साथ में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज 12.86 MeV, ओके थोड़ा सा आप देख लें, ओके सो ये इक्वेशन में आपको 12.86 सेकेंड इसमें इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है, इतनी एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब इनके नंबर देंगे हम, ओके इनके नंबर, तो इसको इक्वेशन नंबर, सॉरी सिंपली इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको जो है ना ये करीब से लिखता हूं, वहां तक शायद क्लियर ना हो, चलिए थोड़ा सा यहाँ से लिख देंगे हम। तो ये क्या हो जाता है बताया मैंने, ये बन जाता है हीलियम-24 प्लस ये H11, या इसको चलो मैं ऐसे लिख देता हूं 2H11, जगह थोड़ा बच जाएगी, ठीक है ना, 12.86 MeV। चले इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसको हम जो है ना फोर्थ इक्वेशन देंगे, इसको क्या दे देंगे, फोर्थ इक्वेशन। तो ये जो है ना जैसे पहले लिखा हमने कि जो फ्यूजन रिएक्शन इन द सन इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस, सन में जो फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है ये मल्टी स्टेप प्रोसेस, तो ये स्टेप्स हम लिख रहे हैं, ये स्टेप ही तो हमने लिखा है। अब देखिए अगर हम ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, अब ये जैसे डायरेक्टली लिखा है, एनसीईआरटी ने भी डायरेक्टली लिखा है, इसके ज्यादा हम डिटेल में जैसा जाने की जरूरत नहीं, आप वर्कआउट करके देख सकते हैं।
मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इसको डबल ले लें, तो ये ट्वाइस इंटू ये इक्वेशन 1 प्लस ट्वाइस इंटू इक्वेशन 2 प्लस ट्वाइस इंटू इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, ये करें आप। ओके, आप ये करें। ओके, तो इससे क्या होगा? ओके, ये वाला आप स्टेप्स करें, मतलब इसको डबल किया, इसको डबल किया, इसको डबल किया और इसके साथ ये इक्वेशन 4 को ऐड किया, तो इससे रिजल्ट क्या आएगा? ओके, आफ्टर ओके सिंप्लीफिकेशन या आफ्टर डूइंग दिस, ऐसा लिख दिया, आफ्टर डूइंग दिस व्हाट यू विल गेट। अब ये सबको, इसको डबल, इसको डबल, इसको डबल और इसको हमने ऐड किया, तो इससे देखिए क्या आता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ओके, इसको दूसरे कलर से लिखेंगे। 4, देखो इसको डबल करें ना, इसको डबल करें, ये 2 था, ठीक है ना, फिर यहाँ पर भी अभी आ रहा है, ये भी डबल हो रहा है, तो सबको देखेंगे। सो दिस विल बिकम 4H11, क्या हो जाएगा? 4H11 प्लस ये 2E माइनस, ओके, E माइनस। अब देखिए ये जो है ना, इसको हम जो लिखते हैं ये थोड़ा सा सही लिख देंगे। देखो ये E प्लस या E माइनस ऐसे लिख दें, तो इसके बजाय जैसे ये जो है ना एक्चुअली इधर आता है, दिस इज द +1, ओके, इसको आप ये +1 ये -1, तो ये ज्यादा करेक्ट रहेगा। एनसीईआरटी ने ऊपर ऐसे +1 लिखा है, तो एक्चुअली ये चार्ज बताएगा, ठीक है, इसका मास तो हम कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो मास नंबर में इसका कोई रोल नहीं है। ओके, चार्ज में रोल है इलेक्ट्रॉन का और पॉजिट्रॉन का, तो बेहतर आप ऐसा नीचे लिख दें तो आपको आसानी रहेगी। तो ये जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद इससे जो मिलेगा, यहाँ पे हमको ये मिल जाएगा हीलियम 24, क्या मिल जाएगा? हीलियम 24, और साथ में 2 जो गैमा है 2, ये गैमा 2 फोटोन रिलीज हो रहे हैं, और सॉरी 2 फोटोन है, फोटोन ज्यादा हो रहे हैं ना, यस यहाँ पर भी है, सॉरी 2 जो है ना ये डबल, हमने इसको डबल किया ना, इसको भी, तो 2 न्यूट्रिनो होना चाहिए, सॉरी, तो ये हो जाते 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गैमा होगी, प्लस 6 गैमा, थोड़ा इसको ठीक से लिखें, ये 6 गैमा, ये 2 न्यूट्रिनो, उसके बाद 6 गैमा, और साथ में जो एनर्जी रिलीज हो रही है, मैं थोड़ा यहां लिख रहा हूं प्लस 26.7 MeV, थोड़ा आप समझ के लिखे। ये फाइनल इक्वेशन है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉक्स में लगा देता हूं। दिस इज वी आर हैविंग फाइनल इक्वेशन, समझ ले आप इसको। ये जो प्रोसेस किया हमने, ये तो मल्टी स्टेप प्रोसेस हम बोल रहे हैं, इन सब को इस तरह की, ओके, अगर हमने इक्वेशन में डाला, इसको डबल किया, इसको डबल किया, इसको डबल किया, और उसके साथ ये 4th इक्वेशन को ऐड किया, तो इससे जो इक्वेशन आएगी 4H11 प्लस 2E माइनस इज इक्वल टू He24 प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गैमा प्लस 26.7 MeV। तो ये जो फ्यूजन हो रहा है, ओके, ये जो फ्यूजन हो रहा है, तो उससे हमको देखो ये 2 के फ्यूजन होने से कितनी एनर्जी आ गई हमको? 26.7 एनर्जी रिलीज हो रही है। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 26.7 MeV, इतनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 ऐड हो रहे, 2 नहीं है, इसको डबल करें ना हमने, तो 4 हाइड्रोजन एटम को फ्यूज करने से ये जो एनर्जी आई किसकी वजह से आई है? सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूं, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखो। 10 ओके 4 हाइड्रोजन एटम, 4 हाइड्रोजन एटम, ओके ओके 4 हाइड्रोजन एटम प्लूरल फॉर्म में लिखे, ओके, एटम्स combine to form, combine, okay, to form, okay, combine to form। अब देखिए यहां पे क्या बन रहा है, एक हीलियम 24 बन रहा है, ओके, combine to form n हीलियम 24, ओके, हीलियम
2,4 atom, helium 2,4 atom with release of, okay, with release of, अच्छा यहाँ पे with release of, सॉरी यहाँ पे क्या करें, with a release of कितनी एनर्जी, 26.7 MeV, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही। 4 हाइड्रोजन एटम, ओके, 4H11 इतने अगर फ्यूज हो रहे हैं, ये जो कंबाइन हो रहे हैं, ओके, इनके कंबाइन होने से एक हीलियम का जो है ना एटम बन रहा है, और उससे के साथ में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हो रही है 26.7 MeV, इतनी एनर्जी जो है रिलीज हो रही है। ठीक है, सो आप देखें, ये पॉज करके इसको पहले कंप्लीट कर ले। यहाँ पे हमने जो स्टेप्स होते हैं वो बता दिए हैं, और कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है वो हमने यहाँ पे शो किया है। ठीक है, चले आप इसको कॉपी करें, चले फास्ट। ओके, सो फाइनली हम जो है कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो 26.7 MeV रिलीज होती है। अब देखिए हम कंपेयर करेंगे कि न्यूक्लियर फ्यूजन में और न्यूक्लियर फ्यूजन में पर न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी रिलीज होती है। देखिए हमने जो पढ़ा था न्यूक्लियर फ्यूजन में 200 MeV, ओके, एक फ्यूजन में कितनी एनर्जी, 200 MeV। चलिए हम उसको पहले जो है पूरा क्लियरली देखेंगे, और पर न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो कंपेयर करेंगे। सो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन तो क्लियर है। चलिए, सो पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन। सो एनर्जी रिलीज्ड, हेडिंग लगाएं, एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, अब देखिए एक फ्यूजन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 200 MeV। सो दैट इज फॉर वन फ्यूजन। सो यहां पे हम मेंशन कर देंगे एनर्जी रिलीज्ड पर फ्यूजन, ओके, पर फ्यूजन इज 200 MeV। तो अब अगर यहाँ फिगर देखेंगे कि भाई फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है 200 MeV, so this is much larger value as compared to the energy released in fusion। तो एक फ्यूजन में 26.7 MeV और एक फ्यूजन में 200 MeV, तो हमको ये लगेगा कि फ्यूजन में तो एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही, लेकिन अगर हम पर न्यूक्लियॉन देखें, ओके, अगर हम पर न्यूक्लियॉन देखें तो ये हमने फ्यूजन किसका पढ़ा था, यूरेनियम का पढ़ा था। ओके, किसका हमने पढ़ा, यूरेनियम का। तो यूरेनियम में जो न्यूक्लियॉन होते हैं उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। ओके, तो हमने यूरेनियम जो 236 अनस्टेबल होता है, हमने उसका फ्यूजन पढ़ा था। तो अब अगर आप ये देखें कि ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन, ओके, पर न्यूक्लियॉन इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ये 200 MeV डिवाइड बाय, ओके, अब ये किसका फ्यूजन लिखा था हमने, दिस इज फॉर यूरेनियम 236, ये आप मेंशन कर ले। तो कितने न्यूक्लियॉन है, 236 है। सो हियर इट विल बी लेस देन 1 MeV, ऊपर 200 है, नीचे 236 है, मतलब एक न्यूक्लियॉन के लिए जो एनर्जी आ रही है वो लेस देन 1 MeV आ रही है। So energy released per nucleon is less than 1 MeV in nuclear fission। आप ये क्लियरली समझ ले, न्यूक्लियर फ्यूजन में, किसके न्यूक्लियर फ्यूजन में, तो यूरेनियम 236 के फ्यूजन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है पर न्यूक्लियॉन, दैट इज लेस देन 1 MeV, लेस देन 1 MeV। अब देखिए ये जो हमने पढ़ा था, चलो मैं इसको भी रब करता हूं, आप देखें कि ये जो फ्यूजन है हाइड्रोजन का, ओके, इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है पर न्यूक्लियॉन। तो हमने जो अभी पढ़ा है वो क्या है, 4 जो हाइड्रोजन एटम है या 4 हाइड्रोजन जो न्यूक्लियाई है उसके लिए पढ़ा। तो यहाँ पे हम अगर हेडिंग कर लें एनर्जी रिलीज्ड इन न्यूक्लियर फ्यूजन,
तो अभी हमने जैसे पढ़ा कि भी एक यहाँ फ्यूजन के लिए 200 MeV, सो एक फ्यूजन के लिए भी हमने पढ़ा था एनर्जी रिलीज्ड ओके पर फ्यूजन, ओके पर फ्यूजन इज 26.7 MeV। लेकिन ये किसके लिए पढ़ा? तो 4 हाइड्रोजन एटम, किसके लिए पढ़ा? फॉर 4 हाइड्रोजन एटम, या यहाँ पे चले सिंबॉलिकली लिखेंगे H11, जैसे हमने यहाँ लिखा 4 यूरेनियम 92 236, तो यहाँ पे 4 H11 के लिए। तो इसका मतलब 4 H11, ये जो हम न्यूक्लियाई ले रहे हैं इसमें 4 न्यूक्लियॉन्स हो रहे हैं, एक एक में एक है, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 4 आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम अगर लिखें एनर्जी, ओके, रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन, एनर्जी रिलीज्ड पर न्यूक्लियॉन दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 26.7 MeV divide by 4, so it will be, okay, it is around, you will get, okay, 6.7, कितना आ जाएगा? लगभग अप्रोक्सीमेटली, चलो 6.7 MeV। तो अब आप कंपेयर कर सकते हैं फिजन के अंदर पर न्यूक्लियन जो एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज लेस देन 1 MeV, बट इन केस ऑफ फ्यूजन एनर्जी जो रिलीज हो रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.7। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है एज कंपेयर टू फिजन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजन में लेस देन 1 MeV आ रही है और फ्यूजन में 6.7 MeV पर न्यूक्लियन आ रही है। तो फ्यूजन में जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये हमने जो है कंपेयर कर लिया कि जो न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज हो रही है चाहे वो न्यूक्लियर फिजन हो या फ्यूजन हो, पर न्यूक्लियन, इसका कंपैरिजन हमने देख लिया, या कितनी एनर्जी रिलीज होती है ये समझ लिया। तो देखिए जस्ट एक आखिरी छोटा सा पॉइंट है कि भाई जो आर्टिफिशियली, ओके, आखिरी एक जो हेडिंग दे रखा है देखो एनसीईआरटी में, वो दे रखा है कि कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, चलिए आप इसको कॉपी करें, 1-2 मिनट का बस टॉपिक बचा है। चलिए कॉपी कर लिया आपने, चलो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, इसको रब कर देंगे। अब देखिए जो हेडिंग एनसीईआरटी ने दिया है सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज, ओके, कंट्रोल थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। क्या हेडिंग लगाया है? कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन, लेकिन कंट्रोल्ड वाला, ओके, कंट्रोल्ड वाला। अब देखिए इसके लिए, ओके, ये जो फ्यूजन हो रहा है, फ्यूजन के लिए जो एस्टिमेटेड टेम्परेचर है वो 10 की पावर 9 केल्विन, ओके, 10 की पावर 9 केल्विन, ओके। तो इतने हाई टेम्परेचर का प्रोसेस होना है, तो वो प्रोसेस किस कंटेनर में करे, मतलब कहीं ना कहीं तो उसको करना पड़ेगा ना। तो ऐसा कोई कंटेनर, ऐसा कोई मटेरियल ही अभी तक जो है डिस्कवर नहीं हो पाया या हम बना नहीं पाए कि जिसमें इतने हाई टेम्परेचर का कोई प्रोसेस कर सके, ओके, कि इतने हाई टेम्परेचर पे कोई कंटेनर विथ स्टैंड हो सके, ओके। सो इट इज नॉट पॉसिबल टिल नाउ, अभी तक ये पॉसिबल नहीं हो पाया है क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, ओके, बहुत ज्यादा हाई है। तो बस यही पॉइंट इसमें मेंशन किया, आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ओके, नो कंटेनर okay, no container which can withstand, okay, withstand at the temperature of order 10 raised to 9 Kelvin, okay, 10 raised to 9 Kelvin, at which nuclear fusion, okay, nuclear fusion carried out,
न्यूक्लियर फ्यूजन कैरिड आउट। तो जैसे मैंने शॉर्ट में बोला कि इतने हाई टेम्परेचर पे ये जो प्रोसेस होता है, इसको कैरिड आउट करने के लिए कोई कंटेनर ऐसा अभी तक नहीं बन पाया जो विथस्टैंड रह सके। ओके, तो इस वजह से अभी तक के केस में, ओके, अभी तक केस में कि ये जो कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो पॉसिबल नहीं हुआ है। कंट्रोल न्यूक्लियर फिजन होता है, लेकिन कंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन ये अभी पॉसिबल नहीं हो पाया है। इसीलिए सबसे पहली जो हेडिंग इसमें लिखी थी कि न्यूक्लियर फिजन है, तो साथ में क्या लिखा था, एनर्जी जनरेशन इन स्टार। तो ये सिर्फ अभी स्टार पर ही पॉसिबल है। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो चैप्टर था न्यूक्लियाई, ओके, इसका जो लास्ट टॉपिक था न्यूक्लियर फिजन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, आगे हम एक 2 सेशन लेंगे जिसमें हम जो है ना इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उनको कोशिश करेंगे एक 2 सेशन में हम जो है कंप्लीट कर लें। ठीक है, 2 हिस्से कर देंगे पूरे चैप्टर के हिसाब से, कौन से टॉपिक पे लेना, 2 या 3 हिस्से जैसे भी हो, 2 या 3 पार्ट में हम जो है ना इसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सो होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके, थैंक यू। अगर कुछ कमेंट है तो डेफिनेटली आप पुट कीजिए, डाउट जो भी है आप वो कमेंट में डाल दीजिए। थैंक यू।